आज के प्रोग्राम में पाक अफगान सरहदी कशीदगी खत्म की जाए, फाटा इस्लाहात पर काबीना का फैसला, इंसानी हुकूक की पामाली पर एहतजाज, खवातीन वोटर्स की अहमियत, इलेक्शन कमीशन का फैसला। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फ़ख्र है अपने बोल वाला होने पर। प्रोग्राम सुपर वुमेन में मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान और मेरे साथ मौजूद हैं असरा आमिर, बुशरा जैदी और नादिया हुसैन। प्यारे पाकिस्तान को पाकिस्तान के नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमेन में खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और जैसा कि हम आपको हमेशा अपडेट करते हैं और पाकिस्तान और मुस्बत पाकिस्तान हमेशा दिखाते हैं, लेकिन ये बात यहाँ बहुत अहम है कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक आलमी जंग लड़ी है और न सिर्फ पाकिस्तान और उसके आसपास की कंट्रीज़ ने इस बात को माना है, बल्कि अब पूरी दुनिया इस बात को सराहती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश हमलों के हवाले से जिसकी सरहदें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं और ये वाइब्स आती हैं कि अफ़गानिस्तान में उनके सहूलतकार मौजूद हैं, इस वजह से जो आपसी की सरहदें थी अफगानिस्तान की, उन पे आमद रफ्त रोक दी गई है, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रोक दी गई है और उनके ऊपर तिजारत और आमद रफ्त का सिलसिला बिल्कुल रोका जा चुका है। मुल्क में जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद दहशतगर्दों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी कार्रवाइयों के बायस पाक अफगान सरहद बंद कर दी गई, दोनों तरफ से तिजारत भी बंद कर दी गई है, जबकि अफगानिस्तान का मुतालबा है कि इस सरहद को फौरी तौर पर खोला जाए और आपसी के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क रहा है जिसने सबसे पहले 80 की दहाई में अफगानियों को पनाह दी थी, लेकिन वो उसके लिए दहशतगर्दी का बड़ा सबब बन गए। यहाँ ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में होने वाले जो हालिया बम हमले और धमाके उनकी मजम्मत भी की है और फ़िरका वाराना जो एक तासुब था उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की है। जो अफ़गानी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको यहाँ से जाने के लिए कहा है। बेहतरी की सूरत हाल के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए हरगिज़ भी नहीं। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार हुमा बक़ाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी हुमा बक़ाई साहिबा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान से उसकी सरहदें मिलती हैं और अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो सरहद है और आमद रफ्त और तिजारत है उसको फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए, खोला जाए। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बावजूद उसके कि ताल्लुकात में बहुत सारे मसाइल हैं, ये हतमी स्टेप उस वक्त उठाता है जब सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ये इस वक्त जो बॉर्डर बंद किया गया, ये नतीजा था उस वेव ऑफ टेरर अटैक्स का जिस पाकिस्तान में हुए, जिसमें 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हुए और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन और हल नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेंजिबल एविडेंस थी कि अफ़गानिस्तान के उस बॉर्डर से लोग दाखिल हो रहे थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। और पाकिस्तान उससे पहले बहरा अफ़गानिस्तान को ये बात बावर करा चुका था कि उसकी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वो उस हवाले से कुछ करे। और आपको पता है कि उन अटैक्स के बाद हमने टारगेट भी किया और उन लोगों को उनके कंपाउंड पे अटैक हुआ और उनको मारा भी। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ड्रोन अटैक किया है अमरीकी फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान के अंदर ही, जहाँ पर उन्होंने तालिबान के एक सरबराह को मारा है और 4 लोग और उसमें मारे गए। तो ये वो कमज़ोरियाँ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जिनको अगर जब अफ़गानिस्तान ख़ुद एड्रेस नहीं करता तो पाकिस्तान उसकी मुश्किल उठाता है, उसका मलबा उठाता है। ख़ुद इस बात का इकरार करते हैं अफ़गान पॉलिसी मेकर्स के 60% से ज़्यादा हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान का उनके हाथ में नहीं है और उसका कंट्रोल जो है वो उन अनासिर के हाथ में है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं। तो जो ये सूरत हाल है, इसको ज़ाहिर है पाकिस्तान को अपने लिए मैनेज करना है कि बहुत अरसे से ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करना इंतहाई ज़रूरी है। कहिएगा पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की और अफगानिस्तान के साथ हमेशा ताल्लुकात इस्तेवार रखने की कोशिश की है, लेकिन हमने अफगानिस्तान की रविश भी देखी है, उसका रवैया हमेशा से मनफी रहा है और कोई पॉजिटिविटी उनके एटीट्यूड में नज़र नहीं आती। इन ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और पाकिस्तान तो सिर्फ अफ़गानिस्तान एज ए लैंडलॉक्ड स्टेट को कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, वो तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी बनाना चाहता है। तो पाकिस्तान तो फैसिलिटेटर बनना चाहता है। ट्रांजिट कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर है, एनर्जी कॉरिडोर है, ये तमाम चीज़ें जिनकी तरफ पाकिस्तान देख रहा है एज अ पार्ट ऑफ इट्स लार्जर कन्वर्जेंस विद चाइना। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए अहम है सिक्योरिटी ऑन द ग्राउंड।
बलूचिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है, और अगर अफ़गानिस्तान उस हवाले से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता तो हमें कुछ मेजर्स तो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से लेने पड़ेंगे, और हमें इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो जो अगर यहाँ पर अफ़गान महाजरीन जो हैं वो उसका सबूत मिलता है कि वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जो एंटी स्टेट हैं, जो एंटी पाकिस्तान हैं, तो फिर उनकी पकड़ धकड़ भी करनी पड़ेगी और उनको वापस भी भेजना पड़ेगा। तो मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त है। अफ़गानिस्तान को भी मुश्किल फ़ैसले करने, पाकिस्तान को भी मुश्किल फ़ैसले करने। हमारा जो दुश्मन है वो मुश्तरका है, और अगर हम उस दुश्मन के ऊपर काबू पा लेते हैं तो फिर हमारे पास जो रास्ता है इकनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस का और कनेक्टिविटी के थ्रू जो प्रॉस्पेरिटी आएगी वो बहुत खुशहाली ला सकता है पाकिस्तान के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए। पाकिस्तान कमिटेड नज़र आता है। अफ़गानिस्तान हमें कहता तो है इस हवाले से, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे होना चाहिए या तो उसकी कैपेसिटी नहीं है या पॉलिटिकल विल नहीं है। ठीक है हुमा बकाई साहिबा, आप हमारे साथ बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया हमसे शेयर किया। मज़ीद भी आपसे मज़ीद ख़बरों के ऊपर आपका तज्जिया लेंगे। नाज़रीन, जैसे कि हुमा बकाई साहिबा ने कहा, उनका कि ये कहना था कि हमारा दुश्मन साझा है। बात दुश्मन साझा होने के साथ साथ ये कि किस किस्म की हमें जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में बस गए हैं, क्या वही लोग टेररिस्ट है? क्या दहशतगर्दी की लहर वहीं से उठ रही है? ये किस हद तक प्रूवन होगा? और अगर दोनों मुल्कों को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, दोनों को मिलकर इस स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। क्या कहती हैं असरा आप? अगर 80 की दहाई के आप देखें जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आके बस गए थे, उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा ही हुआ है। जी बिल्कुल उस्मा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तब से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ते ही चले गए, कम होने के बजाय, और मनशियात भी इसी से फैली। जी एग्जैक्टली, स्मगलिंग हो गई और इस तरह की जो दीगर प्रॉब्लम सामने आए। वही बात है, मैं हुमा बकई ने जो बात की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी और उनसे टोटली एग्री करूंगी कि हमारा मुश्तरका दुश्मन है और हमें मिलकर जो है इनके ख़िलाफ़ काम करना होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से भी उन्होंने बात की, उसके लिए भी हम लोगों को मेजर्स लेने होंगे। और जो बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर हवाले से जो पाकिस्तान काम कर रहा है, आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ठीक फ़ैसला है अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि बॉर्डर को खोल दिया जाए। और अगर पाकिस्तान उसको नहीं खोल रहा तो ऑफ़कोर्स हम लोग पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात देखेंगे, अपने मुल्क का फ़ायदा देखेंगे। बहरहाल यहीं पर हम बताते चलें कि वफाकी काबीना ने कबायली इलाके फ़ाटा को 5 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने और फ़ाटा के हवाले से जो दीगर इस्लाहात हैं, कानूनी इस्लाहात और उसके अलावा जो तरक्याती इस्लाहात हैं, उनकी असूली मंजूरी दे दी है। इस हवाले से इजलास हुआ जो कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ज़ेर सदारत हुआ। इसके अंदर ये इन इस्लाहात की मंजूरी दे दी गई और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने यह भी कहा कि फ़ाटा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को महसूलात से हिस्सा फ़राहम किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी तरक्याती मंसूबे हैं इन सब में भी इन तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर मराआत फ़राहम की जाएंगी। फ़ाटा इस्लाहात के मुतालिक मैं बात करूँगी हुमा बकई साहिबा से। हुमा बकई साहिबा, ये बताइएगा कि फ़ाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है, आप क्या समझती हैं कि इसके क्या नताइज सामने आएंगे और क्या फ़ाटा के लोगों को उनके हुकूक फ़राहम किए जाएंगे? देखिए, पेशरफ़्त तो अच्छी है और अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, और PMLN का ये डिलेमा था कि जो उनके 2 इत्तेहादी हैं वो इसको अपोज़ कर रहे थे, तो अल्फाज के चुनाव के हवाले से बात हो रही थी और बाद में ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि मर्जर की जगह मेन स्ट्रीमिंग कहा जाएगा। लेकिन जो दीगर सारी जमातें थी, बशमूल जमात इस्लामी, बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी, इन सब की डिमांड ये थी कि जो कमेटी की रिफॉर्म्स, जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। KPK की सूरत हाल ये है कि KPK के अपने कुछ इलाके हैं जो बहुत निगलेक्टेड समझे जाते हैं और कहा जाता है कि सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो चंद ख़ास जगहों पे इस्तेमाल हो जाती है। तो जो जिस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार हो रहा है वो ये कि जब फ़ाटा मिलता है KPK के साथ, तो जो फंड्स KPK फ़ाटा के लिए एलोकेट होंगे वो फ़ाटा में इस्तेमाल होंगे या नहीं। हुमा बकाई साहिबा, ये भी बताइएगा कि फ़ाटा में इस्लाहात पर अमल दरामद में किन मुश्किलात का सामना हो सकता है और इनको ओवरकम करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत होगी? मेरा ख्याल है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं फ़ाटा के, उन्हें ऑन बोर्ड रखना चाहिए, उनके साथ कंसल्टेशंस होनी चाहिए और उन्हें हमें स्टेक होल्डर बना के वहाँ के लोगों को ओनरशिप देनी चाहिए। ये मेन स्ट्रीम अखबारात और कागज़ात और फ़ाइलों तक महदूद ना हो, बल्कि जो लोग हैं एक्चुअली जिन लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है उनको
इसका फ़ायदा मिले। शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा आपका, आपने अपना तज्जिया दिया और बिल्कुल आपकी बातों से हम एग्री करेंगे। और वहाँ के जो लोग हैं फाटा के, ऑफ कोर्स उनको उनके हकूक़ फराहम किए जाने चाहिए। डॉक्यूमेंटेड तो तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी अमल नहीं किया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता प्रॉपरली। बुशरा आपकी तरफ आऊँगी, अभी भी ये इस्लाहात मंजूर कर दी गई हैं, जो कानूनी इस्लाहात होनी है और आइनी इस्लाहात होनी है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि क्या इन तमाम इस्लाहात और ये जो मंजूरी है, क्या इससे फाटा के लोगों को वाकई हकूक़ फराहम होंगे प्रॉपर तौर पे? क्योंकि डॉक्यूमेंटेड मैंने जैसे बात की और उन्होंने भी बात की कि हमेशा चीज़ें सामने आ जाती हैं लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। जी बिल्कुल, बहुत अजीब सी बात है कि बजट एलोकेट होता है मगर उन पर ख़र्च नहीं किया जाता और वो लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। मगर आई थिंक कि अगर ये KP के पार्ट हो जाएँ तो शायद इट इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी एंड वी आर वेरी होपफुल। जी मैं अपनी हम आपको बताते चलें, जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, उसके हवाले से हम आपको बताते हैं कि जी जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कहा है कि भारतीय फ़ौज और उसके ट्रूप्स जम्मू कश्मीर में बहुत जंगी जुराइम कर रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यूनाइटेड नेशंस भी खामोश बैठा है, उस पर ज़रूर कुछ काम होना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए उस पर। वो उनका ये भी कहना है कि ये जो सारा कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये असल में वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल के अंडर आता है। यूनाइटेड नेशन से उन्होंने डिमांड की है कि इस पर गौर व फिक्र करें। 15 कश्मीरीज़ सिर्फ फरवरी के महीने में वहाँ पे शहीद किए गए हैं। इंडियन ट्रूप्स की वजह से वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है। इस पर हम रिपोर्ट देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलव्वस भारतीय फौजियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के जंगी जराइम ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया है। 1 मार्च सन 1990 में तेंगापुरा, बटामालू और जकोरा में भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले दर्जनों कश्मीरियों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता 25 बरस के दौरान भारतीय फौज मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की पामालियों और हजारों निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है, जिनकी आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि सन 1990 के बाद से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी एक नए मरहले में दाखिल हुई और कश्मीरियों ने भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ खुलकर बगावत का अलम बुलंद किया। अर्ज़ कश्मीर का शायद ही कोई शहर या कस्बा होगा जहां कश्मीरियों के खून से होली न खेली गई हो। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और जाहिद हामिद जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात पे एम्फेसिस किया है कि ज़रूर कोई एक्शन लिया जाए और ये जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे इसको रोका जाए। मैं नादिया आपसे पूछूंगी, आप क्या कहेंगी? हम रोज़ ये डिस्कस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडियन ट्रूप्स जो शहीद हो रहे हैं वहाँ पे उनकी वजह से ये बहुत ही अनफेयर वो है और कोई बात नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशंस खामोश बैठा हुआ है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? नहीं जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री कि अगर इस तरीके से जो है वो उन्होंने अपील की है कि इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे बात की जाए, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली राइट। एंड इसी तरीके से जो है वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोक्स कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ ये बहुत अरसे से अननोटिस्ड एक चीज़ जा रही है और हम लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी जो है वो तशद्दुद जो है वो इंडियन फोर्सेस की तरफ से, और अब तो बहुत रेगुलरली हमें सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियोस देखने को ही मिलती आती हैं। अब तो पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पे ही आई वुड से कायम है। तो अब सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है वो हमें अगर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी रियली हैव टू टॉक अबाउट। यहाँ पे अगर हम करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं तो किसी भी दुनिया के किसी भी ममालिक में जो है वो जो पॉपुलेशन कंसेंसस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होता है, और लेकिन पाकिस्तान में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 साल के बाद अब जो पॉपुलेशन कंसेंसस है वो 15 मार्च से जो है वो होगा। और जो चीफ कंसेंसस कमिश्नर जो हैं बाजवा साहब, उन्होंने कहा है, आसिफ बाजवा साहब, उन्होंने कहा है कि पूरी जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हैं और डेफिनेटली इंशाल्लाह 15 मार्च से जो है वो कंसेंसस होगा। एंड आई थिंक कंसेंसस इज़ डेफिनेटली वेरी नेसेसरी। किसी भी मुल्क के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मुआशी जो मनसूबाबंदी होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी एक ये कदम होता है। सो वी डू होप कि इसके अंदर जो है वो हमारे मुल्क में भी जो है वो 18 साल के
बाद जब होगा सेंसस, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ न्यू चेंजेस, अ लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, वो ये कि इसमें जो लापता अफराद हैं एंड एज वेल एज जो IDPs हैं, इनको भी शामिल किया जाएगा। सो लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। मुल्क की मुआशी मनसूबाबंदी के लिए मर्दमशुमारी का इनेकाद जरूरी है। 15 मार्च से 15 मई 2017 तक छठी मर्दमशुमारी मरहलावार होगी और इस अमल में पाक फौज मुआवनत करेगी। शेड्यूल के मुताबिक मुल्क के 147 में से 62 अजला में पहले और 85 अजला में दूसरे मरहले में मर्दमशुमारी होगी। चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा का कहना है कि मर्दमशुमारी के अमल में 2 लाख फौजी एहलकार हिस्सा लेंगे, जबकि हसास इलाकों में सिक्योरिटी हिसार भी बनाया जाएगा। वजारत खजाना ने मर्दमशुमारी के लिए अखराजात की मद में 7 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। चीफ शुमारियात ने बताया कि मर्दमशुमारी में गुमशुदा और लापता अफराद के अलावा IDPs को भी शामिल किया जाएगा। हर 10वें साल होने वाला अमल गुज़िश्ता 18 बरस से तात्तुल का शिकार है। वाज़ेह रहे कि सन 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 13 करोड़ 80 लाख के करीब थी। जी, आपने देखी वीडियो रिपोर्ट में कितना इम्पोर्टेंट है सेंसस होना किसी भी मुल्क के लिए। उस्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में 18 साल के बाद सेंसस होगा, हाउ वुड यू सी इतना ज़्यादा जो है वो चेंजेस हमें नज़र आएंगी, पूरी जनरेशन गैप इसमें हमें नज़र आएगा? बिल्कुल, देखिए जो बच्चे उस वक्त पैदा हुए थे या जो बच्चे 2 या 3 साल के थे वो इस काबिल हो गए वोट देने के। खित्ते में और सूबे की पूरी हिस्ट्री बदल जाती है जब मर्दमशुमारी होती है, सेंसस का अमल में लाया जाता है। आप ये देखिएगा वो जो जनरेशन है वो पूरी, इतना बड़ा गैप आया है हमारे मुल्क में। अगर हम सूबों की जब तकसीम की बात होती है, जब फंड्स की तकसीम की बात होती है, तो उन्हीं आबादी और रकबे के लिहाज से तो दिया ही जाता है, लेकिन चूँकि सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो रकबे के लिहाज से आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है और यहाँ पे चूँकि कराची को अगर इंक्लूड किया जाए तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तमाम तर मुल्क से लोग यहीं पे आके आबाद होते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि जो IDPs हैं और जो गुमशुदा लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें शामिल तो किया जाएगा, जो गुमशुदा लोग हैं उनको उनसे ठप्पे कैसे लगवाए जाएंगे, उनसे शनाख्तें कैसे होंगी। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि आइंदा जब वोटिंग का अमल शुरू होगा तो एटलीस्ट ये पता हो कि जी ये वोटर हैं हमारे जो इस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कम अज़ कम विफाक को जो फंड्स देने में आसानी हो सके और हर सूबा अपने हक़ के लिए लड़ सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर इन्हीं सूबों से पार्टियां बनती हैं और इन्हीं सूबों से जो है वो इक़्तिदार में लोग आते हैं, और जहां जितनी आबादी होगी, जितना वोटर होगा, उसी से आपका वज़ीर आज़म बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसी भी मुल्क के लिए जिस तरह हमने मेंशन पहले भी किया है और उस्मा का भी यही कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन का जो है सिस्टम एक जो है वो हमें मालूम होना चाहिए है कि कितने जो है वोटर्स हैं और कितनी टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है पर जो मुरब्बा के हिसाब से। पर एनीवे अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे और वापस आएंगे और हम आपसे कुछ विमेन रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बी राइट बैक विद अस। जानिए ब्रेक के बाद, हक़े राय दही, वोटर्स एजुकेशन कमेटी कायम, CPAC को खित्ते से लाहक खदशात, जंगी हयात की अहमियत। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमेन। वेलकम बैक जी। अब हम बात करते हैं ख़वातीन की, उनसे जुड़ी ख़बरों की, उनकी अचीवमेंट्स की, डिफरेंट फील्ड्स में जो वो काम करती हैं उनकी। इसमें हमारा सेगमेंट है विमेन अलर्ट। जी, मुल्क के दीगर शोबों की तरह ख़वातीन जो हैं सियासत में सिर्फ हिस्सा लेना उनका हक़ नहीं है, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी उनका हक़ है। अब इलेक्शंस में होने वाले हैं जब थोड़े दिनों में, उसमें जो वोटिंग होगी उसके लिए हम ख़वातीन को बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर करें। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ख़वातीन के पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमारे मुल्क में ख़वातीन की इतनी पॉपुलेशन है मगर सिर्फ 40% से भी कम ख़वातीन जो हैं रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने जी ये फ़ैसला किया है कि वो सिर्फ शहर में नहीं बल्कि अर्बन जो इलाके हैं वहाँ पे भी जाके अवेयरनेस की प्रोग्राम्स करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह वो अपने आप को रजिस्टर करें, किस तरह वोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए कि सारे लोगों को ये पता हो कि वोटिंग करना ज़रूरी है, ये उनका हक है। इस पर हम एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं।
मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए अवाम की राय की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात के मौके पर शफाफ और पुरअमन तौर पर वोटिंग कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जमहूरी निज़ाम में खवातीन वोटर्स की अहमियत के पेश नज़र इन तमाम खवातीन के वोट रजिस्टर कराने का अमल शुरू हो गया है जो वोट डालने की अहल हैं और सन 2018 के आम इंतखाबात में अपनी राय का इजहार करना चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची वस्ती में 629 मर्दमशुमारी ब्लॉक्स की निशानदेही की है जहां रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद खतरनाक हद तक 40% से भी कम है। इंतखाबात के अमल में शहरी और देही इलाकों की खवातीन समेत पसमानदा तबकों की हौसला अफजाई की जाएगी। आवाम को वोट की अहमियत से रूशनास करने के लिए आगाही मुहिम भी जरूरी करार दी गई है। इस सिलसिले में जिले सतह पर वोटर्स एजुकेशन कमेटियां भी बनाई गई हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और हम आपको यही बताएं कि जी शहर में तो औरतें फिर भी रजिस्टर्ड होती हैं, कि ये नहीं है कि वो ज़रूर जाके वोट करती हैं, रजिस्टर्ड ज़रूर होती हैं, मगर जो कि हमारे रूरल एरियाज़ में जो हैं वहाँ पे भी औरतों को अब इनकरेज किया जाएगा कि वो आएँ, अपने आप को रजिस्टर करें और अपना वोट दें। अब सिर्फ ये बात करना कि वोट दें, मगर उसमें उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किसको इलेक्ट करना चाहती हैं और क्यों इलेक्ट करना चाहती हैं। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए सारी ख़वातीन में कि उनको अपना वो खुद डिसीजन लें। ज़रूरी नहीं है जहाँ उनका भाई या मियाँ या बेटा वोट कर रहा है जिसको उसी को वो वोट करें। दे शुड हैव देयर ओन प्रेफरेंस, दे शुड हैव देयर ओन बिलीफ कि वो किस को वोट कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमारे जो ख़वातीन हैं, मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, उसमें आप बताएं ख़वातीन हमारी इतनी क्यों रिलक्टेंट नहीं है जाके वोट करने में? क्या चीज़ है जो उनको हम पुश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी अगर उनको ये पता लग जाए कि सिर्फ उनके एक वोट कास्ट करने से 52% खवातीन है, 52% से ऊपर खवातीन है, अभी जो मर्दमशुमारी अब होगी तो पता लगेगा, तो ये मैं कहती हूँ तारीख़ बदल सकता है इससे। और हम नहीं जानते कि ख़वातीन की ही हुकूमत आ जाए। अगर उनको अपने हुकूक़ का पता लग सके और वो जान सके कि वोट की कितनी अहमियत है और वो घर वाले जान सकें कि ख़वातीन के एक वोट की कितनी अहमियत है, तो मेरे ख्याल में हर इंसान अपने घर के ख़वातीन को लेकर निकले कि जी वोट कास्ट करें। और मेरे ख्याल में मर्दों को बहुत ज़्यादा अपनी जो घर की फ़ीमेल्स हैं उनको एजुकेट करना चाहिए और उनको खुद लेके निकलना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक जो लोग कहते हैं हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना, हमें वोट नहीं करना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एवरीवन इज़ पॉलिटिकल। आप रह रहे हैं अगर कंट्री में तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप पॉलिटिकल इनफ, इतने पॉलिटिकल हों कि आप अपना एक सही डिसीजन ले सकें, सही गवर्नमेंट चूज़ कर सकें। असरा, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बुशरा, आपने जैसे बात की कि लोग बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं है, ये चीज़ ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो हम लोग की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स होती हैं वो भी मोस्टली वोट नहीं करती जाके। अच्छा, एक चीज़ एक और जो दिखती है लड़कियों में, वो ये कहती हैं कि इतनी लंबी लाइन्स में लगे कौन और इतनी धूप में खड़े होना रहना, तो ये भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो वोट नहीं देती जाकर। हालांकि उनके वोट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, शायद या तो उनको अवेयरनेस नहीं है या फिर इतना एक्सपोजर नहीं मिला या किसी ने बताया नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अगर डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, इसका मकसद यही है कि हम उनको बताएं कि आपका एक वोट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। नादिया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आई कम्प्लीटली एग्री। और एक्चुअली इसी किस्म का जो एक फीलिंग थी या एक लेड बैक आई वुड से एटीट्यूड जो था वो मेरा भी रहा है, काफ़ी अरसे से मेरा पर्सनली भी रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक कि मेरा अपना रवैया जो है वो चेंज हुआ है। एंड अब क्योंकि इतना सोशल मीडिया भी जो है वो एक्टिव हो गया है, तो फिर जब अब जो है वो रिसेंट इलेक्शंस जब हुए थे तो फिर मैंने भी जब वोट दिया था तो उसके बाद फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है वो मैंने भी जो है वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और इधर उधर मैंने अपना हर जगह डाला कि जी मैंने वोट डाला है, जस्ट टू प्रूव इट टू अदर फीमेल्स एज वेल कि जी अगर मैं वोट डाल सकती तो आप भी वोट डालें। बिल्कुल सही कह रही है नादिया। हम देखते क्या कहती है ख़वातीन क्या कहती हैं इस बारे में। ख़वातीन को पूरा इख्तियार होना चाहिए अपने पाकिस्तान के सदर को चूज़ करने में, वज़ीर आला को, वज़ीर पंजाब को, सब। औरतों और मर्दों का हक बराबर है, इसलिए औरत को ये हक दें कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में आके अपनी वोटिंग कॉस्ट करें, अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए एक अच्छी कोई लेडीज़ या जेंट्स जिसको भी वो लाना चाहती हैं अपनी सीट्स पे, ताकि जो उनकी इलेक्शंस पे उनके हक के लिए लड़ सके, उनको ये हक दें।
इसकी 2 मेजर रीजंस है। एक तो है इलिटरेसी, लोगों में इतनी सेंस नहीं है, बल्कि लोगों को क्या, मैं फ़ीमेल को ही कहूँगी कि उनमें इतनी सेंस नहीं है कि उनकी वैल्यू क्या है कि अगर वो वोट कास्ट करेंगी ना। और सेकंड रीज़न ये बनता है कि जिनके नाम आ चुके हैं वोटिंग लिस्ट में, वो 2 रीज़न्स पे वोट कास्ट नहीं करती। 1 रीज़न कि जिस पर्सन को वो सजेस्ट करना चाहती हैं फैमिली वाली साइड से वो नहीं होता कि भी नहीं तुमने इसको वोट नहीं, इसको वोट देना। जी नाज़रीन, आपने देखी ये हमारी पब्लिक ओपिनियन, सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सबको वोट करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए कि ख़वातीन भी इक्वली पार्टिसिपेट करें, सिर्फ अपने हस्बैंड्स और बेटों के वोट पे ना डिपेंड करें। मगर आई थिंक हमारे पास सेंटर्स भी करीब करीब होने चाहिए ताकि लोगों को इतनी लंबी क्यूज़ ना में लगना पड़े और टाइम उनको ना लगे कि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। इंग्लैंड में भी मैं देखती हूँ कि सेंटर्स बहुत करीब करीब होते हैं, तो उसी जो नेबरहुड होता है वो उनका अलग सेंटर होता है, सो इट्स ईजी टू गो एंड वोट। जी हम आपको यही बताएंगे इस सेगमेंट में, विमेन अलर्ट में, कि हमारे ख़वातीन को बहुत ज़रूरत है, मगर हम बात करते रहेंगे फिर इस बारे में। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं नहीं जाएगा, वापस आके हम बात करेंगे सीपैक के हवाले से। विल बी राइट बैक। आगे देखिए, राहदारी मंसूबा, तवक्कुआत, खदशात, जंगली हयात का आलमी दिन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमन। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से तो सबसे पहले हमारे जहनों में नाम आता है सीपैक का। जी हाँ नाजरीन, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी एक ऐसा मंसूबा, एक ऐसा बड़ा मंसूबा जिस पे तमाम तर दुनिया और दुनिया भर के ममालिक की नज़रें लगी हुई हैं। इसकी हिफाजत के साथ साथ इसके जो और तरक्याती मंसूबे हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो। तमाम तर मंसूबे सीपैक के मंसूबों को लेकर साथ चलाए जा रहे हैं। सीपैक का मंसूबा कितना बड़ा मंसूबा है और कितना माशी तौर पे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि इनके समरात बड़े वाज़े और रोशन नज़र आ रहे हैं, इसीलिए जो बैरूनी ममालिक है, जो बाहर की दुनिया है, वो चाहती है कि इन मंसूबों में शामिल हो और अपना हिस्सा भी डाले। तमाम तर सूरत हाल और इसकी इक़्तिसादियात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ माशी माहिर मौजूद हैं, शाहिद अमीन साहब। शाहिद अमीन साहब, क्या कहेंगे सीपैक के हवाले से, सीपैक की तनाजुर में आप आने वाले पाकिस्तान को माशी तौर पर किस हद तक मुस्तहकम देख रहे हैं? बैनुल-अक़वामी जो इक़्तिसादी या माली इदारे हैं, उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स मैं आज पढ़ रहा था, उन्होंने इस बात को कहा है या उसकी प्रेडिक्शन की है कि जो हमारा GDP जो है वो उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा और हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जो अब तक तो तकरीबन 4% था, वो 2 पॉइंट्स बढ़ जाएगा, 5.5 या 6% तक चला जाएगा, जो कि दुनिया में बहुत बड़ा रेट समझा जाता है। आमतौर पे मुल्कों का एनुअल ग्रोथ रेट 2% होता है या 3% होता है, तो उसके मुकाबले में अगर हमारा 5 या 6% हो जाए तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी तरक्की करेगा। असल में अगर आप ये देखें कि तनासुब से कि $50 बिलियन या 55 बिलियन जैसे बाज़ लोग कहते हैं उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है सीपैक में, ये पाकिस्तान जैसे साइज़ की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा इनपुट है। ये समझ लें कि आपको एक मैसिव इंजेक्शन दे दिया गया है जिसके ज़रिए से आपकी इकॉनमी जो है वो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। और इंशाअल्लाह वक्त के साथ ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि सीपैक कोई एक दिन के लिए नहीं है, इसने तो राहें खोल दी हैं। उसका एक फ़ैसला तो इमीडिएट ये होगा कि जो कोई भी चीन की इम्पोर्ट्स हैं वाया ग्वादर, उसकी रॉयल्टी पाकिस्तान को सालाना तौर पे एक बहुत बड़ी रकम मिला करेगी। और फिर ये कि आपको अंदाज़ा है कि सीपैक के से हमारा जो पावर शॉर्टेज है उसके बारे में ये प्रेडिक्शन है कि 1 साल तक जितनी भी पाकिस्तान में बिजली की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारा एक्सेस होने का भी इम्कान है और इससे जो पाकिस्तान का इंडस्ट्री जो बिजली के महरूम होने की वजह से पीछे रह गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स पे बहुत बुरा उसका असर पड़ा है। ये सारी चीज़ें अगर जब दूर हो जाएंगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारे यहाँ जॉब्स बढ़ेंगी, ओवरऑल पाकिस्तान का जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है उसमें इजाफा होगा। ये वो फ़वाइद हैं जो कि ये सिर्फ ख्याली बात नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग अपने तौर पे जज्बाती बातें भी करते हैं, लेकिन मैं इंटरनेशनल जो माली इदारे हैं, IMF है, इसकम के उनका जिक्र कर रहा हूँ। ये उनकी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान में इस सीपैक की बदौलत बड़ी तेज़ी से तरक्की की राह खुल गई है।
बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे शाहिद अमीन साहब से, उनका बेहद शुक्रिया उनके तज्ज़िये का। इक़्तिसादियात के ऊपर उन्होंने बात की। ये बताते चलें आपको, तवक्कुआत, ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन CPEC के मंसूबे ने यकीनन राहें खोल दी हैं, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी राहें खोल दी हैं। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही खुशाइंद चीज़ें हैं कि यहाँ के अब ये देखा जाएगा कि जो शहरी हैं उनको रोज़गार मुहैया होंगे। और अभी से हम ये देख रहे हैं कि अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर तेज़ी के साथ काम हो रहा है और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी नौजवान हमारे हैं जो इन मंसूबों का हिस्सा बन गए हैं। असरा, CPEC अपनी जगह, रोज़गार जगह, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को अब किस सतह पर देख रहे हैं? जैसे कि अभी शाहिद अमीन साहब ने कहा कि इक़्तिसादियात के हवाले से पाकिस्तान जो है वो बहुत ग्रोथ होगी उसकी। जी बिल्कुल उज़मा, ग्रोथ ऑफ कोर्स होगी। और पाकिस्तान जब CPEC की वजह से कंटिन्यूसली 40 कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मैं स्टडी कर रही थी तो वो पाकिस्तान $2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी का हिस्सा बन जाएगा। तो ऑफ़ कोर्स हमारा मुल्क जो है वो इकनॉमिक तौर पर बहुत ज़्यादा एक मजबूत मुल्क बन के सामने आएगा। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दीगर ममालिक को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करेगी, बहुत से जो मसाइल हैं वो हल होंगे। तो वी रियली होप कि आने वाले वक्त में CPEC के लिए बहुत मुफीद साबित हो। इसी के साथ साथ व्यूवर्स आपको बताते चलें कि आज पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि इस दिन की क्या अहमियत है और ये वाइल्ड लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए। वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड जो इस तरह के जंगली जानवर होते हैं ये माहौल में खूबसूरती पैदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। इसी हवाले से हम लोग देखते हैं पहले एक रिपोर्ट और फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम जंगली हयात मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुल्क में महकमा वाइल्ड लाइफ, मुख्तलिफ NGOs, फिशरीज और दीगर इदारों के इश्तिराक से कई शहरों में रैलियों, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद मौजूदा और आने वाली नस्लों को जंगली हयात के बारे में मुस्बत पैगाम देना है। वाइल्ड लाइफ माहिरीन का कहना है कि जंगली हयात और उसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर अवामी सूझबूझ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जानवर और पौधे तो इंसान के बगैर रह सकते हैं मगर इंसान इनके बगैर नहीं जी सकेगा। गैर कानूनी शिकार और जंगलात की बेदरीग कटाई से मुल्क में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को खतरात लाहक हैं। ताहम महकमा जंगली हयात जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खा इक़दामात कर रहा है, जिसके जल्द मुस्बत नताइज बरामद होंगे। जी व्यूवर्स, आपने रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और गैर कानूनी शिकार के ऊपर जो पाबंदी लगाई जाती है उसकी वजूहात क्या होती हैं। नादिया, आपकी तरफ आऊँगी। अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊँ कि चाइना में हर साल 10 लाख सांप जो हैं वो दरामद किए जाते हैं और थाईलैंड और बैंकॉक में 72,000 परिंदों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। लेकिन पाकिस्तान में तलोर के शिकार को भी हम लोग देखते हैं। सऊदीया से आपके शहज़ादे आते हैं तलोर का शिकार करने के लिए, कतरी शहज़ादे आते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में इसकी रोकथाम के लिए काम होना चाहिए? बिल्कुल जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ चाहे और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको जंगल्स में रहना चाहिए और जो मैंग्रोव्स के अराउंड रहते हैं और जो ओवरऑल जब आप वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं पूरी दुनिया में जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बहुत एक्टिवली काम होता है। लेकिन पाकिस्तान में ना लोगों को फ़िक्र है ना गवर्नमेंट को फ़िक्र है, बल्कि उल्टा जो है वो उन लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि हाँ जी बिल्कुल आप आइए और आप इन वाइल्ड बर्ड्स का जो है वो शिकार करें। सो आई थिंक कि डेफिनेटली हमारे मुल्क में भी जो है वो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज वाइल्ड लाइफ हैज़ टू बी वेरी डियर टू अस। ऑफ कोर्स एक अल्लाह की मखलूक है और एक हमारी इन्वायरमेंट में जो है वो खूबसूरती लाता है। सो डेफिनेटली हमें जो है वो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और हम लोग ख्याल रखना चाहिए। माहिरीन का ये भी कहना है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस के हवाले से। इसी बात पर व्यूवर्स हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। प्रोग्राम में आगे देखिए PSL का जुनून। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमन।
जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हम चलते हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान सुपर लीग 2 जो है जो अब जो है वो ऑफ कोर्स इसकी अभी जो मैचेस दुबई में चल रहे हैं, लेकिन इसका जो फाइनल है वो 5 मार्च को लाहौर में होगा एंड ये कंफर्म्ड बात हो गई है। ऑफ कोर्स उसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम बहुत अच्छे किए जा रहे हैं एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल कि पाकिस्तान में जब ये होगा, लाहौर में जब ये होगा PSL फाइनल, इट्स रियली गोइंग to bring back the spirit of cricket in Pakistan. बुशरा, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग है कि लाहौर में फ़ाइनल हो रहा है। पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर पाकिस्तान में मैचेस हों तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पाकिस्तानीज़ लव क्रिकेट। और जहाँ रही सपोर्ट की बात, मैं खुद बताऊँ मैं आपको किसको सपोर्ट करती हूँ, मैं सब टीम्स को सपोर्ट करती हूँ। मेरे लिए द बेस्ट टीम इज़ द विनिंग टीम, सो आई एम गोइंग टू सपोर्ट द विनिंग टीम हुएवर इट इज़, बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज़, नो मैटर कोई जीते हमारी जीत है। सही सही। उज़मा, आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं PSL के बारे में? PSL पाकिस्तान में होना ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है, और जो मैं लोगों में जोश खरोश देख रही हूँ, जो जज्बा देख रही हूँ, वो तो काबिल तारीफ़ तो है ही है, लेकिन हमें ये लगता है कि जब भी हम किसी एक पेज पे खड़े होते हैं तो सारे मुत्तहद हो जाते हैं। तो बिल्कुल हम उसी पेज पे हैं। बिल्कुल बुशरा वाली बात कि हमने सबके साथ हैं, हम सबके साथ मिलकर और सबको सपोर्ट करें, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स माई फेवरेट, मुझे लगता है कि वो ज़रूर जीतेगी। और मेरी दुआएं तो खैर सबके साथ ही हैं, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी आनन फानन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल असरा, जिस तरह अभी उज़मा ने कहा कि आनन फानन तो हो सकता है, और अभी हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी में ऑफ कोर्स शाहिद आफरीदी ने जो है ही इज़ टेकन अमेजिंग स्टेप्स एंड यू नो ब्रॉट बैक पेशावर ज़ल्मी राइट बैक फ्रॉम द डेड, आई वुड से कि उनकी ऐसी इनिंग्स रही हैं कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी का बिल्कुल टर्न ओवर कर दिया है। सो आज के मैच में कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, how excited and nervous are you? I am so much excited। और जहाँ तक आपने शाहिद अफरीदी की बात की, ऑफ कोर्स उन्हें इसीलिए ऐसे ही नहीं बूम बूम अफरीदी कहा जाता है, किसी वजह से ही कहा जाता है, बिकॉज वो एकदम से कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड और देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। बिल्कुल जी, आई थिंक कि आर ऑल एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड PSL का जो फाइनल जो लाहौर में होगा, आई थिंक ये भी एक अच्छा स्टेप है। इंशाल्लाह वी डू होप कि अगले सीज़न तक जो है वो PSL, हम पूरा PSL जो है वो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हो और टीम्स जो है वो अलग अलग शहरों में मूव करें, ताकि पूरे पाकिस्तान में जो है जो ऑफ कोर्स चाहे कराची हो, चाहे क्वेटा हो या लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सारे मुल्कों में जो है वो सारे शहरों में जो है वो मैचेस होने चाहिए, ताकि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस क्रिकेट के जोश से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो। इसी पॉइंट पे जो है वो हम लेते एक आपसे इजाज़त इनफैक्ट, एंड आप लोग चलिए देखिए हेडलाइंस और हम मिलेंगे आपसे फिर कल इसी प्रोग्राम में। कल के प्रोग्राम में रोबोट अब रेस्टोरेंट का मेज़बान,